यहाँ पे तो सिग्नल बहुत वीक है यार। एक मिनट। लगा नहीं था असली आत्मा इतनी जल्दी दर्शन दे देगी। चलो अब राजीव की आत्मा से इसकी बात करा देते हैं। हेलो। तूने मुझे क्यों मारा? मुझे मार के मेरी बच्ची को बेसहारा कर दिया। क्या? मुझे सब पता है। पहले तूने लल्लन के साथ मिलके ज्वेलरी शॉप लूटी, फिर मुझे मार दिया क्योंकि मैं सब जानता था, और फिर तूने लल्लन को भी मार दिया और लूट का सारा माल खुद दबा लिया। तुम हो कौन? राजीव, तुम्हारा पड़ोसी। क्या? क्या हुआ भाई साहब? अंकल, अंकल क्या हुआ? अंकल आप ठीक तो हैं? बहुत दर्द हो रहा है अंकल। क्या हुआ आपको सर? सर आप ठीक तो हैं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ सर। एक मिनट। हाँ कुणाल बोल, फिर से लंच में आना है क्या? कुणाल, कुणाल क्या हुआ? ऐसे क्यों? हेलो कुणाल, क्या हुआ? मर्डर की रिपोर्ट नहीं। मर्डर? किसका मर्डर कुणाल? और कहां पर हो गया? हाँ यार जरा ठीक से बताओ तो सही। मेरा मेरा क्या?
डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? चेस्ट पर भारी प्रेशर आने से हार्ट पर बहुत ही भारी प्रेशर आया हुआ है। ठीक से ब्रेन को ब्लड भी नहीं मिल रहा है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन पेशेंट इज इन सीरियस कोमा। डॉक्टर साहब लेकिन वो होश में तो आ जाएगा रे। एक्चुअली सविता, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको? सॉरी बट पेशेंट कोमा में है। बच तो जाएंगे ना? मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ऐसी हालत में 2-4 दिन या 2-4 घंटे कुणाल का कोमा से बाहर आना मुझे आसान नहीं लग रहा है। एक्सक्यूज मी। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? सविता, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो, सच कहूं तो कुणाल की हालत अच्छी नहीं है, फिर भी ठीक हो जाएगा। मेरी गलती है सब कुछ। मैंने कुणाल का ध्यान नहीं रखा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे आज कुणाल इतने सालों से क्राइम जर्नलिस्ट रहा है, उसको तो इन सब बातों की आदत है। अरे मैं इतने सालों से जानता हूं उसे। वो सदा हंसते खेलते रहता है। अभी पिछले हफ्ते तो मेरे घर आया था। चख के देख लिया ठीक हुआ क्या नहीं? चल यार, बहुत भूख लगी है। तो हर चीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन मत किया कर। चल भैया, तुझे खाना खाने के लिए बुलाया तो फिर ठीक होना चाहिए ना सब कुछ। बैठ भी तो बैठो यार। भाई कमाल है, फिर सीआईडी में होके भी क्या कमाल का खाना बनाते हो। अच्छा चल बता, कौन सी सनसनीखेज वाली स्टोरी पे काम कर रहा है तू? अरे वो तुम्हारे वाली, वो जो लड़की जिसको धक्का दे दिया था बिल्डिंग के ऊपर से। ओह, एक हफ्ता रुक जा, तुम्हें तुम्हारा क्रिमिनल मिल जाएगा, अब मुझे मेरी स्टोरी। शाबाश। लगता है बहुत बड़ा हाथ मारा है तूने कहीं पर। अरे गुरु, कई साल बाद ऐसा केस हाथ लगा है। अच्छा, हाँ बताना फिर। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, ये टेंशन की वजह से नहीं हुआ है। ये टेंशन की वजह से नहीं हुआ, ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ और ही चक्कर है। आपको पता है कुणाल जी किस स्टोरी पे काम कर रहे थे? वो कभी भी काम की बात घर पे नहीं करते थे, लेकिन हाँ वो आजकल परेशान बहुत रहते थे। आपने किसी के साथ वो फोन पे बात करते हुए सुना, या ऐसे कुछ बात करते हुए सुना कभी? मैंने उनको किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। कह रहे थे कि दिमाग ने परेशान किया है, दिमाग ने ये सब कुछ किया है। और अभी इनके दिमाग में खून जाना बंद हो गया। सर कोई कनेक्शन तो नहीं है? नहीं पूर्वी, कोई कनेक्शन नहीं है, दिमाग से कोई कनेक्शन नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। मुझे पता है इसका जवाब कहां मिलेगा। आपने कभी पूछा नहीं कुणाल जी से कि वो किस स्टोरी पे काम कर रहे थे? सर इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक साथ 50 स्टोरियों पे काम करते हैं। मैं तो उनसे कहता था कि जो भी स्टोरी अच्छी लगे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे पता है सर, कुणाल सर किसी छोटी मोटी स्टोरी पर काम ही नहीं करते, और जब भी लाते हैं एकदम बड़ी स्टोरी लेकर आते हैं। सेंसेशनल स्टोरी सर। कुणाल का कैबिन कहाँ है? ये रहा सर, आइए। सारे पेपर्स दया, ये कुणाल कह रहा था कि 6 साल पहले किसी केस के बारे में उसे सनसनीखेज इंफॉर्मेशन मिली है। मुझे शक हो रहा है कि कहीं इसी 6 साल पहले वाली स्टोरी की वजह से उसको। सर अगर ऐसा है तो हमें यहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलना चाहिए। हाँ
देखते अच्छी तरह से, देखो। देखिए सर, यहाँ इस पेज पे कुछ अजीब से सिंबल्स बने हुए हैं। यार कुणाल ऐसे तो लिखता था, अपनी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऐसे ही कोड लैंग्वेज में लिखता था वो, ताकि किसी को पता न चले क्या कर रहा था, ये किसके पीछे पड़ा था। इस डायरी में ये अलग से मार्क किया हुआ है, ये 2016 की डायरी। दया, ये सारी इंफॉर्मेशन उसी 6 साल पहले वाले केस के बारे में ही है। पंकज, ये सारी की सारी चीजें इकट्ठा कर लो, फिल्म सब कुछ, और ले चलो ब्यूरो। क्या कर क्या रहा था ये? एक्यूपंक्चर क्लिनिक, ये देखो दया, डॉक्टर धीरेन्द्र एक्यूपंक्चर क्लिनिक। सविता भाभी सही कह रही थी, कुणाल किसी तो टेंशन में था, इसीलिए तो ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ले रहा था। किस बात का टेंशन हो सकता है? ये तो दया डॉक्टर धीरेन्द्र ही बता सकता है। वो आए जरूर थे, पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं, लेकिन वो ची के बारे में जानकारी चाहते थे। कौन ची? कौन नहीं, क्या? दरअसल चाइनीज में एनर्जी को ची कहते हैं। लेकिन कुणाल जी ये सब जानने क्यों आए थे? दरअसल कुणाल जी एक्यूपंक्चर के बारे में नहीं, दिमाग के बारे में जानना चाहते थे। दीमक के बारे में? दिमाग नहीं, दिमाग। दिमाग? वो आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा बोलते थे, दिमाग। सविता जी कह रही थी कि कुणाल जी भी कुछ दिमाग दिमाग कह रहे थे, तो कहीं वो दिमाग तो नहीं कह रहे थे? ये दिमाग होता क्या है? प्राचीन मार्शल आर्ट में सिखाया जाता था कि हमारी बॉडी में हार्ट, ब्रेन, लिवर सभी के स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। एक्यूपंक्चर के अलग, दिमाग के अलग। एक्यूपंक्चर में पॉइंट पर प्रेशर डालने से बीमारी को ठीक किया जाता है, जबकि दिमाग में पॉइंट पर प्रेशर डालने से बीमार किया जाता है या जान से मारा जाता है। दिमाग को टच ऑफ डेथ भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रूस ली की मौत भी इसी से हुई थी। ब्रूस ली? आपको आता है ये दिमाग? नहीं, पर मैं एक दिमाग एक्सपर्ट को जानता हूँ, शाओलिन कुंग फू मास्टर उत्कर्ष। एक्सक्यूज मी, आप उत्कर्ष हैं? जी कहिए। जी, हम सीआईडी से हैं। कुछ बात करनी है आपसे। आप कुणाल जी को जानते हैं? कुणाल जी? क्राइम जर्नलिस्ट, अभी कोमा में है वो। कोमा में? कब, कैसे? हार्ट स्टॉपेज, ब्रेन को ब्लड फ्लो नहीं हो रहा था ठीक से। ओ माय गॉड, इसका मतलब कुणाल जी सही कह रहे थे। वो कह रहे थे कि एक आदमी दिमाग से लोगों को मार रहा है। तब मैंने उनके बातों पर विश्वास नहीं किया। क्यों? दिमाग एक हजारों साल पुरानी आर्ट है। ये कला एक जनरेशन में से सिर्फ एक इंसान को सिखाया जाता है। बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी इस कला को सीख नहीं पाते। आपको आती है? नहीं, और ना ही पूरे इंडिया में किसी को आता होगा। इतना आसान नहीं। जरूर किसी ने दिमाग के ट्रिक से कुणाल के बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी डाला होगा। वो चाइनीज मार्शल आर्ट्स, वो सर वो क्या होता है वो? जी जी, एक कुंफू एक्सपर्ट हवा में से यांग एनर्जी और जमीन में से इन एनर्जी को दोनों को कंप्रेस करके और पूरे ताकत के साथ सामने वाले बॉडी पे शूट करता है, सीधे डेथ पॉइंट पे। सॉरी, मतलब ये सब एक चाइनीज फिल्म लगती है।
ये सर क्या हुआ? ये है ब्रूसली मूव। अरे इनको जल्दी ठीक करो। ये क्या कर दिया तुमने? रिलैक्स, ये 1-2 मिनट में रिलैक्स हो जाएंगे। अपने मुट्ठी बंद करो। मास्टर जी प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए। इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज प्लीज जल्दी करिए। सॉरी सर, मैं तो सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि ये कितना खतरनाक है। अच्छा, ये दिमाग का इफेक्ट निकालते कैसे? फिर से नॉर्मल कैसे होता है? सही वक्त पे सही पॉइंट पे दबाकर उसके बॉडी का सारा एक्स्ट्रा एनर्जी निकालना होगा, तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो बचना मुश्किल है। प्रतिपन भैया देखिए ना, वो डॉक्टर क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुणाल को कभी होश ही नहीं आएगा। आप कुछ करिए ना, ऐसे कैसे कह सकता है वो? सविता शांत हो जाओ, बैठो बैठो बैठो। देखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। अरे डॉक्टर साहब क्या, कुछ तो करिए ना, कुछ तो होगा जो आप कर सकते हैं इसके लिए। एसीपी साहब, हम जो कुछ भी कर सकते थे सब कुछ कर लिया हमने। इस सिंकिंग ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 6 प्लीज। मिस्टर कुणाल, मुझे उनसे मिलना है। कुणाल? तुम? अमीशा। तुम कुणाल को जानती हो? ऑफ कोर्स, वो मेरे मेंटर हैं, माय गुरु। कुणाल सर ने मुझे इंडिपेंडेंटली जीना सिखाया, वो भी अपने दम पे। कुणाल सर अगर मुझे घंटों तक ब्रेल नहीं पढ़ाते तो आज मैं लिटरेचर में एमए थोड़ी होती। अमीशा, तुमने एमए विद लिटरेचर किया, वो भी ब्रेल में पढ़कर? जी। ब्रेल? हाँ अभिजीत, ब्रेल। सारे कोर्स कुणाल ने ब्रेल लैंग्वेज में लिखे हैं। लेकिन सर ब्रेल तो डॉट्स पे लिखी हुई होती है, वो भी स्पेशल पेपर पे। कुणाल जी की डायरी तो प्लेन है, बिल्कुल सिंपल पेपर है। उसमें उन्होंने कुछ डॉट्स और कुछ सिंबल बनाए थे। ये कैसे ब्रेल हुआ? अभी बताता हूं। पंकज, एक चार्ट पेपर लेकर आओ। अमीशा। सर। तो वाकई ब्रेल है। अब अमीशा बताएगी इसमें क्या लिखा है। अमीशा बताओ जरा। आर। आर। ए। ए। जे। डी। ई। ई। पी। एन। आई। एम। ई। ई। पी। आर। ए। एन। ए। हाँ वी। वी। राजदीप, निमित्त और प्रणव। वाह सर, कुणाल जी तो
बहुत ही जीनियस है। वो तो है। ये तीनों हो कौन सकते हैं जिनका नाम कुणाल जी ने इतनी सीक्रेटली डायरी में लिखा हुआ था? अभिजीत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये तीनों नाम, ये राजदीप, निमित और प्रणव, कहीं ना कहीं तो सुने हैं। कहां पर? पंकज, काम करो, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो ये तीनों नाम निकलते हैं क्या उसमें। सर, मैंने अपना काम कर दिया, अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, मुझे कुणाल सर को मिलना है। हाँ, मगर अमीशा, हम सब की तरफ से थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होती तो ये कोड वर्ड हम डिकोड नहीं कर सकते। थैंक यू। पूर्वी, अमीशा को ले जाओ हॉस्पिटल, संभाल के ले जाना और कुणाल से जरूर मिलवाना। थैंक यू अमीशा। ठीक देना या सर। हाँ, हमारे रिकॉर्ड में ये कोई भी नाम नहीं है सर। रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये नाम मैंने सुने हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है इन तीनों का, 100% इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये जुवेनाइल क्राइम, बाल अपराध, बाल अपराधियों की लिस्ट चेक करो। सर, इस केस में क्रिमिनल्स के नाम रिकॉर्ड में नहीं लिखे जाते। सर मिल गया सर। सर, जुवेनाइल केसेस में तीनों के नाम रजिस्टर्ड है, राजदीप, प्रणव और निमित। जुवेनाइल होम। ये राजदीप, निमित और प्रणव, तीन लड़के यहाँ याद है? हाँ सर, 7 साल पहले इनको यहाँ डाला था। किसी लड़की को लेके कुछ हुआ था, कुछ बड़ा केस था सर। क्या केस क्या था? कुछ पता है आपको केस क्या था? सर, ये केस 6-7 साल पहले का है और मुझे आए यहाँ सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। मेरे पहले का इंचार्ज इस केस को देख रहा था। वो इंचार्ज कहाँ है, कुछ पता है आपको? सर, उसका तो ट्रांसफर हो गया। अच्छा चलो, लेकिन तीनों लड़कों के बारे में किसी ने तो बात की होगी, कुछ तो सुना होगा आपने, हैं? इन तीनों के साथ में एक लड़की भी थी सर, कुछ तो हुआ था उसके साथ में। फिर 6 महीने तक ये लोग यहाँ पर थे और शायद 2011-12 में इन लोग यहाँ से छूट गए। और कुछ याद आता है आपको? इन तीनों के अलावा सर एक लड़का और था, ईशान, वो लड़की उसके साथ थी। कुछ तो हुआ था सर। क्या हुआ था? सर कुछ याद नहीं। अच्छा, नाम क्या है उस लड़की का? नाम याद नहीं सर, लेकिन वो लड़की इस केस में मेन थी। अभिजीत, इस केस में वो लड़की ही मेन थी। और ये कुणाल भी इसी हॉस्पिटल में है, हा? लेकिन वो यहां आया क्यों? निधि, आप लोग? निधि, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें पता था तुम यहीं मिलोगे। हाँ, जब भी मुंबई आती हूँ यहाँ ज़रूर आती हूँ, क्योंकि अगर आज ईशान नहीं होता ना तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। ईशान तुम्हारा दोस्त है, रिश्तेदार है? जी नहीं, रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे बीच एक रिश्ता ज़रूर था, 5 मिनट के लिए ही सही। लेकिन उस 5 मिनट में ईशान ने मुझ पर इतना बड़ा फेवर कर दिया कि मैं जिंदगी भर उसे नहीं चुका पाऊंगी। एक बात बताओ, तुम्हें याद है राजदीप, निमित और प्रणव? बिल्कुल याद है, मैं उन तीनों को कभी नहीं भूल सकती। क्या हुआ था एग्जैक्ट बता सकती हो? 7 साल पहले की बात है, मैं कॉलेज जा रही थी एंड आई वॉज लेट। रिक्शा!
चल ए निकल, ए चल बाहर आ, चल चल निकल चल। आइए आइए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्लीज छोड़ो मेरा हाथ। हाय ब्यूटीफुल, नीड अ लिफ्ट? हाँ लुकिंग हॉट। अरे बाप रे, मारती भी है। प्रॉब्लम क्या है यार तुम्हारी? ओहो, एटीट्यूड। ईशान फिर अकेले उन तीनों से लड़ पड़ा, सिर्फ मेरे लिए। क्या प्रॉब्लम है? ए हीरो ए तू निकल यहाँ से। और सुन, ये हेकड़े अपने साथ लेकर जा, समझा ना? एक बार बोल रहा हूँ, निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। तुझे देख लूंगा, बोला ना? चल राज, देख लूंगा राज, मैं। चल चल, बाद में देखेंगे इसको। हे, आर यू ओके? Yeah, I'm fine. बाय द वे, आई एम ईशान। I'm Nidhi. Thank you. Thank you okay. so much. और उन तीनों ने ईशान को बुरी तरह मारा, और आज मेरी वजह से ईशान कोमा में चला गया। मेरी वजह से आज इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली है ईशान को। और उन तीनों का क्या हुआ? कुछ नहीं। पर वो तीनों तो जेल गए थे ना, सजा हुई थी ना उनको? हाँ, लेकिन बस कुछ महीनों के लिए। उसके बाद वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड चले गए। अच्छा, वो तीनों कहाँ होंगे इस वक्त? कुछ पता है तुम्हें? अब्रॉड जाने के बाद उन तीनों का कोई अता पता नहीं है। ईशान से तुम्हारे अलावा और कोई मिलने आता है? हाँ, ईशान के डैड रेगुलरली आते हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो आए नहीं। उसके अलावा तो और कोई नहीं आता। कहाँ रहता है ईशान? एड्रेस है तुम्हारे पास? जी हाँ। पूर्वी, रेडी सर। सर, तीनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी है मैंने सर, ये देखिए, ये राजदीप और ये निमित। सर, इन दोनों की मौत हो चुकी है। क्या? हाँ सर, ये देखिए, इनके प्रोफाइल पे कंडोलेंस है। ये राजदीप सर, ये 20 दिन पहले मुंबई आया था और अचानक हार्ट स्टॉपेज हो जाने की वजह से इसकी डेथ हो गई। और ये दूसरा निमित सर, ये 10 दिन पहले मुंबई आया था और इसकी मौत हो गई ब्रेन हैमरेज की वजह से। और उसके कुछ दिन बाद कुणाल जी पे हमला हुआ। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर, शायद कुणाल जी समझ गए होंगे कि ये दोनों नेचुरल डेथ से नहीं, डिमक से मरे। हाँ सर, शायद कुणाल जी को पता चल गया होगा कि राजदीप और निमित को किसने मारा है। इससे पहले कि वो किसी को बताते, उनपे ही किसी ने अटैक कर दिया। और वो लड़का प्रणव, उसका क्या? सर, वो आज शाम अब्रॉड से बॉम्बे आ रहा है सर, मतलब उसकी जान को भी खतरा है? मगर सर, इन्हें मार कौन रहा है? वैसे ईशान और उसके पिताजी गौतम यहीं रहते थे ना? जी सर। कैसे लोग थे वो, कुछ बता सकती है? सर, दोनों ही दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, खासकर गौतम जी। मैं तो उनकी पड़ोसी हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये गौतम जी आर्मी ऑफिसर थे क्या? जी हाँ सर, तभी तो इतने डिसिप्लिन थे और हमेशा कहते हैं कि ना किसी का बुरा करो, ना किसी का बुरा होने दो। इनफैक्ट उनका बेटा ईशान बिल्कुल उन्हीं की तरह है सर। वैसे गौतम तो यहाँ रहते नहीं है ना? कहाँ हो सकते हैं, कुछ पता है आपको? जी नहीं सर, दरअसल वो अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे। वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे, रात रात भर जागते रहते थे, सोते ही नहीं थे। और अचानक एक दिन वो गए तो फिर लौट कर ही नहीं आए। कुंग फू कोर्स चाइना? सर, सर ये गौतम तो कुंग फू मास्टर है, शाओ टेम्पल चाइना से। वहां से एडवांस कोर्स किया है इसने। सर, वो तो कई सालों से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं।
इनफैक्ट वो सोसाइटी के बच्चों को ट्रेन भी किया करते थे सर। कमाल है सर, पूरे घर में गौतम जी की एक भी फोटो नहीं है। वही तो अभिजीत, दिमाग के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और कोई नहीं, गौतम ही है, गौतम। अब समझ में आ गया इसने राजदीप और निमित को क्यों मारा। इन सबको वो सोशल प्रोफाइल पे फॉलो कर रहा था। हाँ, उसे मालूम था कब कौन कहां पे है, और जैसे ही उसे पता चला कि कुणाल जी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और निधि से मिलने के लिए वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए, तो उन पे भी हमला कर दिया। अब सारा चक्कर साफ हो गया। हमारा कुनिया और कोई नहीं, गौतम ही है, गौतम। सर, प्रणव की जान को खतरा है, इस गौतम को रोकना पड़ेगा। मैं कब से पूछ रहा हूं आप हो कौन, मुझे यहां क्यों लाए हो? सीआईडी, सब पता चल जाएगा। देखो प्रणव, किसी भी हाल में हमें गौतम को पकड़ना है, इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसे करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, 24 घंटे सीआईडी ऑफिसर तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, समझे? प्रणव, ये नजर इधर उधर दौड़ाना जरा बंद कर दो और सीधे खड़े हो जाओ। चिप्स हाथ निकालो, समझे? तुम्हें ये करना है कि अपने सोशल प्रोफाइल को अपडेट करते रहना है कि तुमने सुबह जॉगिंग कितने बजे किया और तुमने ब्रेकफास्ट कितने बजे खाया, सारी डिटेल्स, ठीक है? बट मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि गौतम तुम्हें मारना चाहता है। जैसे उसे पता चलेगा तुम कहां हो तो तुम पे हमला करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये गौतम है कौन और ये मुझे मारना क्यों चाहता है? सब पता है तुम्हें, बच्चा बनने की कोशिश मत करो, समझे? और हाँ, हर घंटे अपनी प्रोफाइल अपडेट करते रहना ताकि गौतम को पता चले तुम्हारी हर एक एक्टिविटी के बारे में। हमें गौतम चाहिए किसी भी हाल में। सर, हाँ? एक्सरसाइज कर करके थक गया, अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया है। आंखें खुली रखकर ही एक्सरसाइज कर रहे थे ना? अरे हाँ हाँ सर। सोई तो नहीं थे? अरे नहीं। जाओ, ध्यान रखना, नजर खुली रखो। हाँ हाँ दया। नहीं सर, अभी तक तो कोई हलचल नहीं, सब क्लियर है। अभिजीत? अभी तो कहीं दिखा नहीं। अबे कर क्या रहा है? हाँ, एक्सरसाइज कर। मैं देख कितना फिट हूँ। ये ले। एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज की एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे एक्टिंग के साथ साथ एक्सरसाइज भी क्या करो, समझे? दो काम एक साथ नहीं होता मेरे से, एक काम बोलिए। अरे पहलवानों, काम पे ध्यान दो। मैं जा रहा हूँ, मुझे मरवा दोगे जबरदस्ती।
सर 15 राउंड मार लिया सर, बहुत प्यास लग रही है सर। वहाँ छाव में बैठ जाओ सर, 5 मिनट। सो जाओ सो जाओ। सोना नहीं सर, मैं थोड़ी देर रेस्ट। सर 15 राउंड मार लिया सर, बहुत प्यास लग रही है सर। वहाँ छाव में बैठ जाओ सर, 5 मिनट। सो जाओ सो जाओ। सोना नहीं सर, मैं थोड़ी देर रेस्ट। उड़ी वाला। यस सर। ये नहीं सर, ये वो नहीं है। गौतम? दया? गौतम? क्यों गौतम, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे? कौन गौतम? छोड़ो मुझे, मेरा नाम तो शशि है। बकवास बंद। तुम अगर गौतम नहीं तो फिर ये जैकेट तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो एक आदमी ने दिया मुझे, ठंडी लग रही थी। पकड़ो से। प्रणव, प्रणव, पंकज, सर, गौतम। मर जाएगा ही, इसे ठीक करो, ठीक करो इसे। नहीं, क्या कर दिया तुमने इसके साथ? मर जाएगा ये, ठीक करो इसे। आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बोलिए, कर सकते हो अब ईशान को ठीक? दे सकते हैं मेरे ईशान की जिंदगी उसे वापस दे सकते हैं? देखो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, इसको इसके किए की सजा मिलेगी, ईशान को इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसको बचा लो तुम। अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक अच्छे इंसान की तरह सोचो, बचाओ इसे। सॉरी एसीपी, एक बाप बनकर मैंने अपने बेटे को इंसाफ दिलाया, अब एक आर्मी ऑफिसर बनकर मैं सच का भी साथ दूंगा। राजदीप, निमित और प्रणव, इन तीनों के मर्डर के लिए मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। गौतम, बचाओ इसे, अपना पागलपन छोड़ दो। देखो गौतम, जिंदगी भर जेल में सड़ते बैठना पड़ेगा। ईशान के बिना जिंदगी बची कहां है? प्रणव, नहीं सर, ही इज नो मोर। क्या किया तुमने? बस जेल जाने से पहले एक आखिरी काम करना चाहता हूं।
होश आ गया कुणाल को। कुणाल, अरे सविता भाभी है यार, मुस्कुराओ तो। प्रतिमन भैया, आज मेरा कुणाल आप ही की वजह से यहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें करती हैं आप? ये तो हमारा फर्ज है। और फिर ये बंदा तो हमारा दोस्त है, इसे ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे हम। कुणाल, तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी दुश्मनी तुम्हारे साथ नहीं थी, बल्कि वो 3 लड़कों के साथ थी। और मुझे डर था कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान कहीं चौपट ना हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। दुश्मनी चाहे किसी के साथ भी हो गौतम, पर किसी की जान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। 3 लोगों की जानें ली, अब किए हुए कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। छाया, अब आप अच्छे से सो जाओ। कल आपकी मम्मी सुबह आपके पास आ जाएगी। गुड नाइट। छाया तो सोई है, फिर बच्चे के रोने की आवाज। तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम आओगे, पर मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं करता था, पर मुझे यकीन था कि तुम आओगे। कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बात करो मुझसे, इतने समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखो, मुझे कुछ मत करना। हाँ, मुझे कुछ मत करना, मैं तो उल्टा तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे शेयर करो, मुझे शेयर करो कि तुम्हें किसने मारा है। बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कौन है तुम्हारा खूनी? कौन है, मुझे बताओ।
हाँ माँ। माँ बस अभी पहुंची हूँ। माँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए और मुझे आना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं फिर से तुम्हें बुला लूंगी। ओके माँ, मैं फ्री होकर फोन करती हूँ। ओके। मुझे लगा था पागल है, कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन अब ये वो झूठ नहीं बोल रहे, सच में उसके पीछे कोई आत्मा थी। क्या आत्मा वात्मा? वैसा कुछ नहीं होता है, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करती हूँ। वो तो पागल था, ये सब भी पागल हो गए तभी उसकी तरह बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, पागल तो नहीं था वो। अभी पिछली बार जो उसने बवाल किया उसके बाद गया था मैं उसके घर, बिल्कुल सही था वो। पता नहीं इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा उसे। जो कुछ भी हुआ है ना, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये किसी आत्मा का काम है। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सोसाइटी को किसी की ना बुरी नजर लग गई हो। आई होप कि वो पागल ही हो, कहीं सचमुच आत्मा का चक्कर हुआ तो। पंकज, सीआईडी में रह के बेकार की बातें मत करो, समझे? सॉरी सर। खूनी ने सिर्फ खून नहीं किया है, बहुत मेहनत की है। ये देखो। सर लगता है ये किसी साइको का किया है सर। मुझे पता है ये किसने किया है। किसने? अरे वो आत्मा ने। अरे सब लोग नीचे खड़े रह के क्या बात कर रहे थे, आप सुनते ही नहीं हो कभी। वो लोग बोल रहे थे कि आत्मा ने ये सब किया है। पंकज, अंदर के कमरे में जाके देखो वहां का क्या हाल है। सर मैं? हाँ तुम, इट्स एन ऑर्डर। आप चलिए ना साथ में। जब देखो आत्मा आत्मा आत्मा। बॉडी की बड़ी बुरी हालत की है, सारी हड्डियां तोड़ डाली हैं। सर मुझे लगता है कि इसकी मौत इसकी गर्दन टूटने की वजह से हुई है। या तो किसी ने इसका गला दबा के इसे मारा है और उसी में इसकी गर्दन टूट गई, या फिर इसके सर पे चोट करके इसकी जान ले ली और उसके बाद गर्दन तोड़ दी। सर लेकिन इस तरह गर्दन तोड़ने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए, ये किसी कमजोर आदमी का काम नहीं है। सर सर सर, अंदर दोनों कमरों के सेल्स, वार्डरोब्स, लॉकर्स सब अपनी जगह पर है, वहां तोड़फोड़ की कोई निशानी नहीं है सर। लग ही रहा था, खूनी का मकसद चोरी नहीं है, जो कोई भी है सिर्फ इसकी जान ही लेना चाहता है। सर मगर एक बहुत अजीब चीज है सर। क्या? ऐसा लग रहा है कि अंदर दोनों कमरों में से छोटी छोटी चीजें को यहाँ पर लाकर जानबूझ करके तोड़ा गया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये आत्मा ऐसा करेगी क्यों? यार इसके खून की असली वजह तो डॉक्टर साणुक्य ही बताएंगे। इस बॉडी को फॉरेंसिक भेज देते हैं। और एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, सोसाइटी वालों से बात करता हूँ। तुम इसकी वाइफ से बात कर लो, पता तो चले ये आत्मा का चक्कर क्या है। ये आप लोग राजीव को कब से जानते हैं? सर कुछ महीने पहले ही यहाँ रहने आया था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बाद में क्या? साफ साफ बताओ, बाद में क्या? सर बाद में अजीब अजीब बातें करने लगा था और अभी 10-12 दिन से तो पागल ही हो गया था। पागल? नहीं सर नहीं, राजीव पागल नहीं था। तो फिर क्या तुम्हें भी लगता है इस घर में कोई आत्मा है? राजीव जब से ये आत्मा और आवाजों के बारे में बात कर रहा था,
मुझे लगा कि शायद वो अपने डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन? हाँ, उनको पहले भी एक बार डिप्रेशन हो चुका था। उस समय उनका बर्ताव बहुत बहुत अजीब हो चुका था। लेकिन सर, इस बार तो मैं उनको डॉक्टर के पास लेके गई थी, वो दवाइयां भी ले रहे थे। फिर एक रात क्या हुआ दोस्त रात? मधु, मैंने फिर से आवाजें सुनी। मधु, मैंने फिर से वो आवाजें सुनी। कैसी आवाजें? मैं तो यही हूँ, मैंने तो कोई आवाजें नहीं सुनी। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आवाजें सुनी तो सुनी ना, मानो ना मेरी बात। राजीव, एक सेकंड, आपने दवाइयाँ ली है? इसका दवाई से क्या ताल्लुक? हाँ, मैंने दवाई ले ली, पर मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अब आवाजें सुनी है। राजीव प्लीज मत मानो मेरी बात। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने आवाजें सुनी, मैंने आवाजें सुनी, वो आवाजें मुझे आ रही है तो बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगा ये आत्मा, ये आवाज है जिसके बारे में राजीव बात कर रहा है, ये सब उसका भ्रम है। मुझे नहीं लगा था कि ये सब सच हो जाएगा। अच्छा राजीव, ये जो आवाजें सुनता था, ये इसके बारे में कुछ डिटेल में बता सकती हो तुम? कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, उसका कोई खास दोस्त जिससे हम राजीव के बारे में कुछ पता लगा सकें? खास दोस्त तो नहीं, लेकिन एक विनीत है, उसने हमें ये फ्लैट दिलवाया था। विनीत? हाँ सर, मैंने उसे ये घर दिलवाया था 11 महीने के लीज पर। अब सर, मेरा तो काम ही यही है। अब इसके पहले भी मैं कई लोगों को वो घर दिलवा चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या नहीं कहा? सर, यही कि ये घर ठीक नहीं है और यहाँ पे आत्मा है। क्या राजीव ने ऐसा कहा? सर पहले तो तमीज से बात करता था, फिर चीखने चिल्लाने लगा और धमकियां भी देने लगा। और कल ही की बात है, कल तो सोसाइटी की मीटिंग में घुसकर उसने। लेकिन मैंने सोसाइटी में सोलर पैनल लगाने की बात की है। बस एक बार लग गया तो पूरे एरिया की सोसाइटी में हमारी सोसाइटी बेहतरीन कहलाएगी। गलत कह रहे हैं आप, ये सोसाइटी बिल्कुल बकवास है। अब क्या हो गया मिस्टर राजीव? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जरूर कुछ होने वाला है, और इस सब के जिम्मेदार आप सब हो गए। अरे आप सबने मिलकर मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? और स्पेशली विनीत, तुमने धोखा दिया है मुझे। कौन सा झूठ मिस्टर राजीव? क्या आपको आज की मीटिंग के बारे में पता नहीं था? आपको खून के बारे में पता था, जो मेरे फ्लैट में हुआ है? मेरे घर में खून हुआ है, फिर आप सबने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? अरे कौन सा खून मिस्टर राजीव? मैं यहाँ तब से रह रहा हूँ जब से ये बिल्डिंग बनी है, एंड ट्रस्ट मी, आपके फ्लैट में तो क्या, यहाँ पे किसी भी फ्लैट में कोई भी खून नहीं हुआ है। खून हुआ है और आत्मा भी है, और उसका नाम भी जानता हूँ मैं, लल्लन। मिस्टर राजीव, इस नाम का आदमी यहाँ रहता ही नहीं, और ना कभी आपके फ्लैट में रहता था और ना किसी और के फ्लैट में। लेकिन लल्लन की आत्मा मेरे फ्लैट में है। अरे वो मुझे परेशान कर रही है, मेरा जीना महाल कर रखा है उसने। अरे तरह तरह की आवाजें आती है, कभी लाइट बंद हो जाती, कभी लाइट अपने आप चालू हो जाती। देखिए मिस्टर राजीव, बिजली का प्रॉब्लम है कुछ दिनों से, और उसी के लिए तो आज की ये मीटिंग रखी गई थी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी में सोलर पैनल लगाना। देखिए, लल्लन की आत्मा इंसाफ मांग रही है, और उसे मुझे इंसाफ दिलाना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे, नहीं तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, आप सबको नहीं छोड़ेगी, सबका जीना महाल कर देगी। बोल रहा हूँ मैं आप सबको। बस सर, फिर वो वहां से चला गया, और सर आज विजय जी का फोन आया तो पता चला कि यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। सर एक मिनट, सर प्लीज एक मिनट सर। सर ये जरूर किसी बुरी आत्मा का काम है सर। कोई इंसान बिना आवाज के इतना सब कुछ कैसे कर सकता है सर? अरे यार, अनपढ़ों की तरह बातें मत करो पंकज। अच्छी बुरी आत्मा कुछ नहीं होती है। पहले इनको समझा के परेशान हो गया था, अब तुम आ गए। ये किसी इंसान का काम है, इसने घर के पावर के साथ छेड़छाड़ की है और दरवाजे के नट बोल्ट ढीले कर दिए हैं। देखते हैं राजीव की बीवी दया को क्या बताती है। आप प्लीज अपना और छाया का ख्याल रखिए। सर, राजीव के फोन में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। ये ऑनलाइन टैक्सी ऐप, मधु को राजीव की सारी लोकेशंस के बारे में पता था, सिवाय एक, इसके।
माधव जी, माधव जी, हम लोग सीआईडी से हैं। माफ करना, बिना इजाजत के हम लोग अंदर आ गए। आपसे कुछ अर्जेंट काम था। क्या परेशानी है आपको? आपका एक क्लाइंट था, राजीव। था मतलब? अब वो नहीं है, किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका खून कर दिया। बहुत बुरा हुआ। बहुत अच्छा इंसान था वो। मुझे मालूम था कि उसकी मानसिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। आप राजीव के बारे में कुछ और बता सकते हैं? एक दिन वो मुझे अपने घर पर ले गया। उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई आत्मा उसके घर में है, मगर ये उसका वहम था। मैं उस घर पे था, ऐसी कोई बात नहीं थी। तसल्ली के लिए मैंने उसे एक कार्य दिया कि रोज दिनचर्या एक डायरी में भरो। डायरी? लेकिन हमें उसके घर से ऐसी कोई डायरी नहीं मिली। मिलेगी कैसे? वो डायरी उसने मुझे परसों ला के दी, मगर उसकी लिखावट इतनी बुरी थी कि मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया। लल्लन के बारे में कुछ लिखा है डायरी में? सर लिखा तो है। क्या? लेकिन उन पोर्शंस में जहाँ राइटिंग बहुत खराब है। जैसे ये देखिए, ड्राउंड एंड किल्ड। नहीं, किल्ड, ड्राउंड एंड किल्ड। ड्राउंड एंड किल्ड? ड्राउंड एंड किल्ड मतलब पहले डुबाया और फिर मारा? हाँ, थोड़ के बोल। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, तरुण के कह रहा है कि राजीव की मौत उसके सिर पर जो चोट लगी है ना, उससे हुई है। उसकी गर्दन और हड्डियां उसके मरने के बाद तोड़ी गई है। लेकिन सर, अगर वो पहले मर चुका था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? वही तो सर, मुझे पता है सर, क्योंकि राजीव बता रहा था कि वो आत्मा बहुत गुस्से में थी सर, वो बदला लेना चाहती थी। और मैंने तुम्हें लल्लन की मौत की वजह पता करने के लिए भेजा था, उसका क्या पता चला? सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में सर लल्लन नाम के किसी भी आदमी की खून की या मिसिंग रिपोर्ट नहीं है सर। पंकज, सिर्फ आसपास के पुलिस स्टेशन नहीं, सारे के सारे पुलिस स्टेशन में जाओ और पता लगाओ। और सिर्फ खून के बारे में नहीं, डूब कर मरने वाले लोगों के बारे में भी जाओ जल्दी। और पूर्वी, इस डायरी के एक एक शब्द को डिकोड करो, एक एक शब्द को डिकोड करो। इस लल्लन की आत्मा के बारे में हमें सब कुछ पता चलना चाहिए। सर 2 और वर्ड्स मिले, ज्वेलरी स्टोर। सर इन वर्ड्स का कनेक्शन भी उन आवाज़ों से है जो वो सुनता था, क्योंकि ये भी लल्लन, ड्राउंड और किल्ड के पास ही लिखा है। और जब भी उसने आत्मा और आवाज़ों के बारे में बात की है या लिखा है, उसकी हैंडराइटिंग बिगड़ गई। सर, लल्लन की लाश मिली है सर, उसका पोस्टमार्टम हो गया है सर। कल रात में नाले में डूब के वो मर गया। What? कल रात को? हाँ सर। सर, अगर लल्लन कल रात को मरा है तो उसकी आत्मा राजीव से कैसे बात कर रही थी? वही तो सर, लल्लन चोर था, तिजोरी तोड़ने में एक्सपर्ट। बहुत सारी तिजोरियां तोड़ के उसने लूटी है सर, और इस सिलसिले में बहुत बार जेल भी गया है वो। आप? जी, मेरा नाम गायत्री है। मैं मॉर्ग गई थी लल्लन जी की बॉडी क्लेम करने। लल्लन के साथ क्या रिश्ता है आपका? जी, हमारी शादी होने वाली थी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो शराब छोड़ने वाला था। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। पता नहीं ये सब कैसे। अच्छा, आजकल काम क्या करता था वो? किन लोगों से मिलता था, कुछ पता है आपको? सर, मुझे तो वो जब भी मिलता था बस शादी की बातें करता था, और कितनी बार मुझे ज्वेलरी शॉप पे लेके गया, वो भी एक ही ज्वेलरी शॉप पे, अंगूठी दिलवाने के लिए। ओह, तो उसने वो अंगूठी दिलवाई आपको? कहाँ सर, उसे कोई अंगूठी पसंद नहीं आती थी। जब भी शॉप पे जाता था कहता था कुछ और अच्छा दिखाओ, कुछ और अच्छा दिखाओ। उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था सर। कौन सी दुकान में लेकर गया था वो? क्या नाम क्या है दुकान का? ओरो ज्वेलर्स। ठीक है गायत्री, तुम जा सकती हो।
थैंक यू वेरी मच। पंकज लाइए आइए चलिए। सर इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि लल्लन उस स्टोर में ज्वेलरी खरीदने नहीं बल्कि लूटने के हिसाब से बार बार जा रहा था। पूरी सर ओरो ज्वेलर्स ने तो किसी चोरी या लूट की रिपोर्ट लिखवाई नहीं है। तो क्या हुआ? चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो इसका मतलब ये नहीं कि चोरी हुई ही नहीं। चोर के घर में ही चोरी हो जाए तो रिपोर्ट कहां लिखवाएगा सर? हाँ दया, अच्छा तुम्हें नहीं लगता पूर्वी को कुछ नई ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? ये सब तो बहुत आम है, कुछ भी अच्छा नहीं। चलिए चलते हैं। अरे मैडम रुकिए रुकिए, मैडम क्या चाहिए आपको, एक मौका तो दीजिए। कुछ खास, रॉयल यू नो। खास? अरे हिम्मत, वो खास सामान लेके आना तिजोरी से। डिस्काउंट भी हो जाएगा, लेकिन कैश पेमेंट करना पड़ेगा और इसका बिल नहीं दूंगा मैं। पैक करवा दूं? वो आप हम पे छोड़ दीजिए, इसे पैक भी करवा लेंगे और ये जिसका है उस तक पहुंचा भी देंगे। मतलब किसके पास? उसी के पास जहां से ये चोरी हुआ है। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? कुछ दिन पहले तुम्हारी दुकान में डाका पड़ा था और तुमने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई, क्यों? क्योंकि तुम्हारी तिजोरी में यहाँ पे चोरी का सामान पड़ा है। हाँ? अच्छा ये बताओ, चोरी हुई कैसे? इतनी बड़ी दुकान है, अलार्म नहीं बजा? अलार्म सिस्टम को लुटेरे ने पहले से खराब कर दिया था, कैसे पता नहीं। पूर्वी, तुम यहाँ के अलार्म सिस्टम और इस लॉकर के डमी मॉडल को लेके फॉरेंसिक लैब में जाओ और डॉक्टर सालुंके की मदद से पता करने की कोशिश करो कि अलार्म सिस्टम फेल क्यों हुआ। तब तक मैं और फ्रेडी यहाँ का अलार्म सिस्टम चेक करते हैं। छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, लॉकर खोलना छोड़ दे तू, तेरे से नहीं होगा। अरे रुको ना यार, बस की बात क्या नहीं। तिजोरी अब तक इसलिए नहीं खुल रही थी क्योंकि मैं लल्लन की तरह से सोच रहा था। बॉस, अब मैं सालुखे का दिमाग लगाता हूँ। यार तू कर क्या रहा है? एक मिनट यार, जरा धमाके का इंतजार करो ना। धमाका? छोटा सा। अब इस सेफ का अलार्म डिसेबल हो गया।
अब चाहे इसे ब्लूटूथ से, क्रोबार से, इसके कोड से या किसी भी और तरीके से इसे खोला जा सकता है। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख लो। सर लेकिन ये आपने किया कैसे? एक बार दया को और पेडी को आ जाने दो ज्वेलरी शॉप से, सब बता दूंगा। सर सर, ज्वेलरी शॉप के अलार्म की वायर तो जली हुई है। वो तो होना ही था। बॉस, चोर ने भी इस सेफ के साथ वही किया जो हमने अभी अभी यहां किया। धमाका। क्या कहा तूने? धमाका? क्या कहने का मतलब क्या है तेरा? दोस्त, इस सेफ का अलार्म एक स्पेशल सर्किट पर काम करता है और उस सर्किट को एक निश्चित एम्पियर का करंट ही चाहिए होता है। अगर जरूरत से ज्यादा करंट तोड़ा दिया गया तो धमाका होता है, सर्किट फेल हो जाता है, तो अलार्म का पावर कट हो जाता है। लेकिन इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिसने इस सर्किट को अच्छी तरह से स्टडी किया हो और इसकी खासी प्रैक्टिस की हो। पावर कट की प्रैक्टिस? सर, राजीव की बिल्डिंग में बार बार पावर कट होता था सर। इसका मतलब? इसका मतलब कोई वहां बिल्डिंग में बिजली का ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसका मतलब ये भी हो सकता है दया कि वहां पर कोई आत्मा नहीं, वो आवाजें जो राजीव ने सुनी वो उन्हीं गुनहगारों की प्लानिंग थी। पर ये आवाजें राजीव ने सुनी कैसे? फिर वो कौन है जो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है? फिर वहां बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करते हैं, शायद मुझसे कुछ पता चल जाए। बिल्कुल दया, बिल्कुल। सर, लल्लन के साथ साथ एक और नाम डिकोड हुआ, हिरेन। हिरेन? हिरेन? ये हिरेन जरूर लल्लन का साथी होगा। पूर्वी, इस हिरेन का पता लगाओ। जेल से शुरू करो। इस धमाके की शुरुआत वहीं से हुई है, उसी जेल से। ये लल्लन है, ये 2 साल इसी जेल में था और 2 दिन पहले इसकी मौत हो गई। हमें शक है कि इसके साथी ने इसका खून किया है, जो शायद उसको यहीं मिला था। हिरेन। हिरेन? लल्लन का तो मुझे पता नहीं, पर हिरेन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वही जो बैंक के पैसे लूट कर भागा था और भागते भागते गलती से उसने अपने ड्राइवर के पैर में गोली मार दी थी। जेल में बड़ा घबराया घबराया रहता था। उसका फोटो और उसका नंबर मिल सकता है? जी हाँ, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। जरा जल्दी कीजिए। जी। क्योंकि अगर ये हिरेन लल्लन का खूनी नहीं तो फिर अगला नंबर उसका ही है। सर, बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी मीटर और कुछ महीने पहले के बिल्स हमने चेक किए सर। ऐसा कुछ अबनॉर्मल नहीं आया था रीडिंग में सर। हमें नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ सर। ये आवाज? छाया, भूख लगी होगी इसलिए उठ गई है। मैं आती हूँ। कमाल है सर, बच्चा यहाँ पे नहीं है, फिर भी उसके रोने की आवाज वहां से यहाँ तक आ रही है। इस चीज के जरिए ये चीज क्या है? बेबी मॉनिटर। बेबी मॉनिटर? सर, वो आत्मा कितनी बेरहम है, उसने बेबी मॉनिटर भी तोड़ दिया था, मुझे याद है सर। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? सर, आप दोनों जो सोच रहे हो जरा हमें भी बताओ ना। देखो बेटी, ये बेबी मॉनिटर जो है वो ये वॉकी टॉकी रेडियो जैसा डिवाइस है ना। एक बेबी के कमरे में है और एक आपके पास। बेबी चाहे जितना भी दूर हो, उसकी आवाज इस मॉनिटर तक आ सकती है। बेबी के कमरे में कुछ भी होगा, इस मॉनिटर से हमें पता चल जाएगा। समझे कुछ? ओह, मतलब पंकज, ये आत्मा बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। कैसे सर? नहीं समझे? मैं समझाता हूं।
अगर ये बेबी मॉनिटर और अपने ये वायरलेस फोन की तरह काम करते हैं तो इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वहां आसपास कोई और डिवाइस है उसी फ्रीक्वेंसी की तो ये बेबी मॉनिटर उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगी और वहां पे जो आवाजें हैं वो यहाँ पे आ सकती है। आपको समझ में आया? थोड़ी देर में समझ जाऊंगा सर। क्या तुम ज्यादा समझो मत, समझे? तुम जाओ फॉरेंसिक लैब, डॉक्टर सालुंके से मिलो, वो तुम्हें एक डिवाइस देंगे, लेकर आओ। मैं उनसे फोन पे बात करता हूँ। तो आवाज नहीं आ रही, लगता है बेबी सो गया। सर, ये पुराना बेबी मॉनिटर का यूजर मैनुअल है, आपको देखना था। हम लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। ये सालुंके सर ने दिए। सर ये है क्या? बस यूं समझ लो पंकज कि अब हम इससे आत्मा देख पाएंगे। दरवाजा बंद कर लो, कहीं आत्मा अंदर नहीं आ जाए। यहाँ पे तो सिग्नल बहुत वीक है यार। एक मिनट। लगा नहीं था असली आत्मा इतनी जल्दी दर्शन दे देगी। चलो अब राजीव की आत्मा से इसकी बात करा देते हैं। हेलो। तूने मुझे क्यों मारा? मुझे मार के मेरी बच्ची को बेसहारा कर दिया। क्या? मुझे सब पता है। पहले तूने लल्लन के साथ मिलकर ज्वेलरी शॉप लूटी, फिर मुझे मार दिया क्योंकि मैं सब जानता था, और फिर तूने लल्लन को भी मार दिया और लूट का सारा माल खुद दबा लिया। तुम हो कौन? राजीव, तुम्हारा पड़ोसी। क्या? हिरेन, तुम इस अरुण को जानते हो? इसे बचाने की कोशिश मत करो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें आज जान से मारने वाला था? अरे मैडम, मैंने कहा ना मैं एक शरीफ आदमी हूँ और ये चाकू मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। चुप। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? हाँ? जब पूछा जाए तब मुंह खोलना, समझे? बोलो, पहचानते हो उसे? चलो कोई बात नहीं, नहीं पहचानते हो तो, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक दूसरा आदमी पेश करता हूं मैं। उसके साथ तुमने और लल्लन ने मिलकर ज्वेलरी शॉप लूटा था। रेडी?
नहीं पहचाना? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, वरना। जी सर, मैं इन्हें जानता हूँ, ये आतिश भाई हैं। कैसे जानते हो तुम इसे? जी, इन्होंने मैं एक काम दिया था। कैसा काम? जी, ओरो ज्वेलरी शॉप को लूटने का काम। इन्होंने कहा था कि ये अलार्म संभाल लेंगे, हमें सिर्फ तिजोरी तोड़नी है। लेकिन इसका असली प्लान कुछ और ही था। इसी ने लल्लन को मारा और उसका हिस्सा भी इसे खुद रख लिया। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर इस काम के लिए तो मैंने अरुण को हायर किया था। ए चुप, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सर झूठ बोला, मैंने तो सिर्फ एक ही खून किया, वो भी लल्लन। सर इसकी बातें बताइए, ये एक नंबर का झूठा है। चुप! तुम सिर्फ इतना बताओ, तुमने अरुण के जरिए लल्लन को क्यों मारा, और फिर ओरो ज्वेलरी शॉप ही क्यों? मैं वहां वायरिंग का काम करने के लिए गया था। तभी मैंने वहां कुछ लोगों को देखा जो शायद चोरी का माल बेचने के लिए आए थे। बस तभी मैंने प्लान बनाया कि अगर यहाँ पे चोरी की जाए तो ये लोग कभी भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे। इसके लिए फिर मैंने वहाँ पे उनका अलार्म सिस्टम चेक किया और देखते मैं समझ गया कि अगर पावर ओवरलोड किया जाए तो अलार्म फेल हो सकता है। पर इसके लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जरूरत थी, जो तुमने खुद घर बैठ के बनाया, हाँ? और यही एक्सपेरिमेंट करते समय बिल्डिंग की लाइट बार बार जा रही थी, क्यों? जी। लेकिन इस सब कुछ में राजीव का क्या लेना देना है? मेरे पति को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्योंकि राजीव ने इनका सारा प्लान सुन लिया था। उसने इसकी और हिरेन की बातें सुन ली थी। उसने इसके और लल्लन की बातचीत भी सुन ली थी। उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था उस बेबी मॉनिटर के जरिए। लेकिन बेचारे राजीव को ऐसा लग रहा था कि आवाजें आत्मा की है। अब बताओ, क्या हुआ था उस रात? उस दिन जब मीटिंग में राजीव ने लल्लन का नाम लिया तो मैं बहुत घबरा गया। खून हुआ है और आत्मा भी है, और उसका नाम भी जानता हूं, लल्लन। मुझे लगा कि अगर राजीव पुलिस के पास चला गया तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। पर मैं उसको मारना नहीं चाहता था। मैं तो उसके घर भी गया था। हाय, हम आतिश। मैं आपका पड़ोसी हूँ, ये नीचे वाले फ्लोर पे रहता हूँ। आप लोग नए आए हैं तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई जाती, ऐसा लगता है कि कोई कुछ कहना चाहता है मुझसे। आवाजें? कहां से? पूरे घर से, खासतौर पे उस कॉरिडोर से। उसके घर पे जब मैंने बच्चे के कमरे में बेबी मॉनिटर देखा तो मैं सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसी तरह का बेबी मॉनिटर मेरे घर पे भी है। अच्छा। मैं समझ गया कि वो एक्सीडेंटली मेरी सारी प्लानिंग सुन सकता था, इसलिए उस बेबी मॉनिटर को खत्म करना बहुत जरूरी था, और साथ में राजीव को भी। अरुण तो लल्लन और हिरेन को मारने ही वाला था। अगर राजीव पुलिस के पास चला जाता तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाता। इसलिए मैंने काम को ऐसे अंजाम दिया कि सबको राजीव की आत्मा वाली बात सच लगे। और इसीलिए तुमने राजीव को जान से मारने के बाद भी उसकी गर्दन और हड्डियां तोड़ दी, ताकि देखने वाले को लगे कि ये किसी इंसान का काम नहीं है ना? सर मैंने तो अपनी तरफ से प्लान एकदम फुल प्रूफ बनाया था, पर पता नहीं गलती कहाँ हुई। डायरी? वो तो मैंने छुपा दी थी। जो डायरी तुमने गायब की उसमें कुछ नहीं था। पहली वाली डायरी हमारे पास है, और उसी के जरिए पहले लल्लन और फिर हम तुम तक पहुंच पाए।
तुम खुद भी तो एक पिता हो। खुद को बचाने के लिए तुमने एक बच्चे से उसके पिता को ही छीन लिया। सिर्फ एक बच्चे का नहीं, दो बच्चों के बाप छीन लिए। अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी पत्नी के पास जाएगा और तुम सब जाओगे अपनी असली जगह, जेल। रेडी पंकज?